चुनाव आयोग की ओर से सभी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बरनाला में सफाई कर्मियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ आज पंजाब में बंद का व्यापक असर। संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ा यूनियन। अमेरिका ईरान जंग की चपेट में आए इराक, मिस्र और जॉर्डन जैसे अन्य देश। सऊदी अरब ने भी इराक में ईरान समर्थित ठिकानों पर किया हमला। कच्चे तेल के दाम में उछाल। सावन के पहले दिन शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में सरकारों की ओर से विशेष इंतजाम। और ग्लासगो में आज भी भारत की नजर कई पदकों पर। जैवलिन थ्रो, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग में खिलाड़ी पेश करेंगे चुनौती। चलिए एक एक खबर को विस्तार से जानते हैं। 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में। और सबसे बड़ी खबर इस समय है संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई। जैसे ही 11 बजते हैं सदन की कार्यवाही शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का आज है 9वां दिन। 2 बजे आएगा एंटी पेपर लीक बिल, राज्यसभा में पेश होगा। आपको बता दें कि कल ध्वनि मत से पारित हो चुका है एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में, और आज राज्यसभा में इसे पेश करा जाना है। दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब राज्यसभा यानी कि उच्च सदन में एंटी पेपर लीक बिल को पेश किया जाएगा। और अगर राज्यसभा से पारित हो जाता है ये बिल तो फिर ये कानूनी रूप लेने में तैयार हो जाएगा। और फिर आपको बता दें कि 2024 का जो कानून है उसमें संशोधन करके ये संशोधित बिल 2026 का लाया है। आपको बता दें कि 2 दिन लोकसभा में इस एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चली और जिसके बाद कल लोकसभा में इसको पारित करा लिया गया। और आज बारी है उच्च सदन में इसको जाने की। आज दोनों पक्ष और विपक्ष से चर्चा की शुरुआत होगी और फिर राज्यसभा में भी वोटिंग होगी और राज्यसभा से भी कोशिश की जाएगी सरकार की कि इसको पारित करा लिया जाए। और दोनों सदनों में जब ये पारित हो जाएगा उसके बाद ये कानूनी रूप लेने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि एंटी पेपर लीक बिल में कई कानूनी प्रावधान हैं, लेकिन इस समय अगर लोकसभा से बड़ी खबर की बात की जाए तो लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही उसको स्थगित कर दिया गया है। हर रोज हम इसी तरीके का कुछ स्थिति देख रहे हैं जहां विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के कारण बार बार लोकसभा की कार्यवाही में गतिरोध पैदा हो रहा है। और ये 11 बजे का जो समय होता है वो होता है प्रश्नकाल का समय। 1 घंटे प्रश्नकाल को दिया जाता है, लेकिन तमाम इन दिनों को देखें तो प्रश्नकाल नहीं चल पाया है। और अब लोकसभा की कार्यवाही आप देख रहे हैं 11:04 हो रहे हैं और 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है, यानी करीब करीब 2 मिनट में ही लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया और प्रश्नकाल एक बार फिर आज नहीं चल पाया। 2 बजे के बाद अब आज जो महत्वपूर्ण विधायी कामकाज की बात करें तो जजों की संख्या से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिल है, जहां 34 से बढ़कर 38 जजों की संख्या का महत्वपूर्ण बिल है, वो लोकसभा में आना है। तो लोकसभा की कार्रवाई इस समय 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आगे बढ़ते बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि राहुल गांधी संसद में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने को लेकर राहुल गांधी ने बिना तथ्यों की बातों को बोला तो बीजेपी का राहुल गांधी पर करारा हमला। राहुल गांधी ने जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया संसद में उसको संजय जायसवाल ने बताया है असंसदीय भाषा का प्रयोग राहुल गांधी ने किया है, जिसके लिए भाजपा लगातार राहुल गांधी को कह रही है कि वे माफी मांगे। और यहाँ हमारे संवाददाता नीरज सिंह के साथ खास बातचीत में संजय जायसवाल ने इन सभी बातों का जिक्र किया है। आइए आपको ये एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाते हैं। संजय जी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि गोली चली, सदन में इस तरह का उन्होंने बयान दिया और जब पुलिस की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया कि गोली नहीं चली, कैसे देखते हैं आप? ये पूरा एक साजिश का हिस्सा है। किसी की भी इंजरी होगी और वो हॉस्पिटल जाएगा तो जाहिर बात है कि अगर वो कह रहा है कि मुझे गन शॉट इंजरी है तो हॉस्पिटल का डॉक्टर पहले तो वही लिखेगा। उसके बाद जब जांच हुआ तो पाया गया कि कोई नहीं, ये एक ब्लंट ऑब्जेक्ट इंजरी है। अब ब्लंट ऑब्जेक्ट का लिखा गया तो ये पूरा एक फॉल्स नैरेटिव बना करके एक कहानी बनाई गई, किसी को ट्रेंड किया गया कि तुम जाके बोलना कि गन शॉट इंजरी है, और उसके बाद पूरी कहानी बनाई गई। कहीं कोई गन शॉट भी नहीं हुआ है। और जिस तरह की बातें राहुल गांधी कहते हैं, अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग, वो क्या प्रूफ करना चाहते हैं यही समझना मुश्किल है। उन्होंने स्टूडेंट के बारे में बात किया, अपने बारे में बात किया, अब तो सब पूछ रहे हैं कि तीसरा कौन है। तो आप लोगों ने भी विरोध किया जब कई शब्द उन्होंने इस तरह के प्रयोग किए? पहले वर्ड से मैं विरोध करा था, लेकिन जब
4 बार उन्होंने वही प्रयोग किया, तो हम लोगों ने अपने कस्टोडियन से बोला कि सर आप कैसे इन शब्दों को सुन रहे हैं। उसके बाद किरण जी ने उठे और सारी बातों को उन्होंने रखा। मतलब जिस व्यक्ति का 5 बार का जो सांसद है उसको ये भी नहीं पता है कि किस शब्द का प्रयोग पार्लियामेंट में करना है। वह पार्लियामेंट को भी कांग्रेस पार्टी समझते हैं और पार्लियामेंट के सांसदों को वो कांग्रेस पार्टी जैसे चाटुकार समझते हैं। तो ऐसा नहीं है। हम देश की जनता से चुन के आते हैं, जो राहुल गांधी के कृपा से चुन के आते हैं वहीं तक वो सीमित रहे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय जायसवाल जी, जो बता रहे थे कि राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया और जिस फायर का उन्होंने जिक्र किया कि बंदूक से गोली चली थी, उस पर पुलिस की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया और इसके साथ साथ ही जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से भी स्पष्टीकरण आया है कि कोई भी गन शॉट नहीं चला था। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो भाजपा का इस समय कांग्रेस पर करारा हमला और कड़ी प्रतिक्रिया यहां संजय जायसवाल राहुल गांधी पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच संसद भवन परिसर में कांग्रेस और सहयोगी दलों का प्रदर्शन देखने को मिला, यानी संसद के अंदर भी गतिरोध, संसद के बाहर भी गतिरोध। एक ही राग है विपक्ष का, किसने ऑर्डर दिया इस मुद्दे पर प्रदर्शन का। संसद परिसर में विपक्ष का ये विरोध प्रदर्शन देखने को आ रहा है कि, और उसमें ये जो बड़ा बैनर विपक्ष के सांसदों ने लिया हुआ है कि हु गेव द ऑर्डर, ऑर्डर किसने दिया। कांग्रेस और सहयोगी दलों का ये प्रदर्शन कुछ अन्य मुद्दों की तलाश में और चढ़ावा चोरी वाले मुद्दे पर सपा का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। तो संसद परिसर में विपक्ष का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां एक बड़ा बैनर हु गेव द ऑर्डर को पकड़े हुए विपक्ष यहां दिख रहा है। और लगातार गतिरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। संसद के सदनों की कार्यवाही में लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ गया है, क्योंकि विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही बाधित हुई है। नीरज सिंह हमारे साथ संसद से जुड़े हुए हैं, नीरज का रुख करते हैं। नीरज, एक बार फिर से प्रश्नकाल नहीं चल पाया और लगातार आज 9वां दिन है प्रश्नकाल नहीं चल पा रहा है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये समय होता है। विपक्ष संसद के अंदर भी व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से बार बार सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। और बाहर आज विपक्ष ने फिर एक बड़ा सा बैनर हु गेव द ऑर्डर लेकर ये खड़े हुए हैं। विपक्ष की क्या यहाँ रणनीति बनती हुई नजर आ रही है नीरज? क्या सदन को चलने देना है इन्होंने या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर संसदीय लोकतंत्र के लिए ये अच्छा दिन नहीं कहा जाएगा। आप देखें कि जब एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हुई थी तो एक तरीके से ये लोगों को समझ में आया था कि अब शायद विपक्ष सरकार के साथ सकारात्मक जो रवैया है वो अपनाएगा और तमाम बिलों पर जो चर्चा होगी उसमें भाग लेगा। लेकिन आप देखें कि संसद के अंदर भी लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किस तरह की जो टिप्पणी है वो की थी। राहुल गांधी लगातार असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते रहे, यहाँ तक कि बिना तथ्यों के इस बात का भी जिक्र करते रहे कि प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई है, जबकि हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी ये बताती है और दिल्ली पुलिस का जो बयान है ये बताता है कि किसी भी तरह की जो गोली है वो नहीं चलाई गई थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि आज भी उम्मीद यही की जा रही थी कि लोकसभा में भी महत्वपूर्ण बिल है जो खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है उसको बढ़ाने को लेकर। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में करीब 1 लाख के करीब जो केस हैं वो पेंडिंग है। तमाम लोग हैं न्याय की आस में खड़े रहते हैं। अगर जजों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर जो केसों की जो पेंडेंसी है वो कम होगी और लोगों को जल्द से जल्द जो न्याय है वो मिलेगा। इसी के साथ साथ आप देखें कि राज्यसभा में भी जो माइक्रो और सूक्ष्म इंडस्ट्री है उससे जुड़ा जो बिल है वो उस समय उस पर चर्चा और पास कराने को लेकर है। अब देखो नीरज, आज यहाँ जो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वो है राज्यसभा में, उच्च सदन में। कल ध्वनि मत से पारित करा लिया गया है एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में। आज सब राज्यसभा की ओर देख रहे हैं किस तरीके से पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखेंगे, क्योंकि हमने लोकसभा में देखा कि कई तीखे बाण चले। अब राज्यसभा की बारी है और राज्यसभा के में यह पारित हो जाता है। जो गणित कह रहा है कि एनडीए के पास बहुमत है बहुत आसानी से, लेकिन फिर भी क्योंकि सांसदों की राय बेहद अहम मानी जाती है, ऐसे में राज्यसभा में किस तरीके की बहस आज देखने को मिल सकती है, या वहां भी विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आएगा? देखिए, राज्यसभा में जब से ही 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई है विपक्ष का जो हंगामा है वो अभी भी लगातार जारी है। हालांकि राज्यसभा की जो कार्रवाई है हंगामे के बीच अभी भी चल रही है। और आप देखें कि जब संसद के सत्र शुरू हुआ था 11 बजे, उससे पहले भी विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया गया। संसद
के बाहर लगातार पोस्टर और बैनर लेकर जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि राज्यसभा का जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चले, लेकिन आप देखें कि जिस तरह के दृश्य हम राज्यसभा के अंदर देख पा रहे हैं तो उसमें एक आम सहमति बनती हुई शायद ही मुश्किल से प्रतीत हो। हालांकि सत्ता पक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि आप देखें कि लोकसभा में भी बार बार यही अपील की गई कि तमाम विपक्ष के जो सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। जिन जिन मुद्दों पर चर्चा कराना चाहते हैं सत्ता पक्ष उन पर चर्चा कराना चाहता है। आप देखें कि एंटी पेपर लीक बिल पर जब चर्चा शुरू हुई थी, 10 घंटे की चर्चा थी, तो विपक्ष के तमाम सदस्यों के द्वारा ऐसी बातें उठाई गई थी जो एंटी पेपर लीक से संबंधित नहीं थी। और बार बार ये कहा गया कि अगर आप छात्रों के हितों को चाहते हैं, छात्रों की भलाई चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो नकल माफिया और इसके अलावा जो पेपर लीक माफिया हैं उन पर लगाम लग सके, तो कम से कम अपने जो महत्वपूर्ण सजेशन हैं वो चर्चा के दौरान दीजिए। लेकिन आप देखें कि विपक्ष के तमाम सांसद एंटी पेपर लीक की जगह दूसरे मुद्दों को उठाते रहे। अब अभी भी राज्यसभा में आप देखें कि हंगामा चल रहा है और विपक्ष के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं राज्यसभा की कार्रवाई को बाधित करने के लिए, जबकि सत्ता पक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पर चर्चा की जाए और विपक्ष के द्वारा जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो उस बिल पर रखे जाएं। अब देखना है कि राज्यसभा की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि अभी भी लगातार नीरज, हो रहा है। हमने देखा कि लोकसभा की कार्रवाई अगर हम देखें एंटी पेपर लीक बिल पर तो बेहद उत्पादक चर्चा रही। 2 दिन ये चर्चा चली है। हालांकि स्पीकर ने 6 घंटे का समय दिया था, लेकिन उस घंटों को भी बढ़ाया गया ताकि सभी इस चर्चा में हिस्सा ले पाए। अब राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में कितने घंटे तक चर्चा निर्धारित की गई है? पक्ष विपक्ष से कौन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करेगा? देखिए, राज्यसभा का जो भावना बिजनेस आया है अभी उसमें एंटी पेपर लीक जो बिल है उसको लेकर चर्चा नहीं है। और जब हमने यहाँ तमाम एनडीए के जो सांसद हैं उनसे बात की तो सप्लीमेंट्री सबमिट करते हैं राज्यसभा के लिए, उसको लेकर जो बिल है वो आ सकता है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है कि कितने घंटे चर्चा होगी, क्योंकि सभापति इसके लिए प्रावधान करेंगे। जब उनके सामने ये बिल आएगा तब वो चर्चा का जो समय है और चर्चा का जो घंटे हैं वो तय करेंगे। कौन कौन वक्ता एनडीए के तरफ से बोलेंगे, कौन कौन वक्ता विपक्ष की तरफ से बोलेंगे, ये उसके बाद तय होगा। तो उम्मीद की जा रही है कि सप्लीमेंट्री के रूप पर जो एंटी पेपर जो लीक बिल है वो राज्यसभा में लाया जाएगा। हालांकि अभी तक जो राज्यसभा का बिजनेस है उसमें जिक्र नहीं है। राज्यसभा के बिजनेस में माइक्रो और सूक्ष्म स्मॉल इंडस्ट्री जो बिल है उसी पर चर्चा और उसको पारित किया जाना। जिसके साथ मेरा एक और सवाल है, हमने जब लोकसभा की चर्चा को देखा और लोकसभा की चर्चा में यह होता है कि जब भी बिल पर चर्चा होती है तो उसके कानूनी प्रावधानों को लेकर पक्ष विपक्ष अपनी राय रखते हैं, अपने विचार रखते हैं और फिर उसी के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं और उसके बाद वो बिल ध्वनिमत से पारित कराया जाता है। लेकिन यहाँ हमने एंटी पेपर लीक बिल पर देखा कि बिल से परे व्यक्तिगत टिप्पणी जरूर हुई और उस पर कटाक्ष कसे गए और उसके बाद तीखी बहस शुरू हुई, बयानों के बाढ़ चले पक्ष विपक्ष से और कहीं ना कहीं कहा गया कि संसदीय मर्यादा कहीं ना कहीं तार तार होती हुई नजर आई। ऐसे में क्या विपक्ष के रवैये पर सवालिया निशान खड़ा होता है? ठीक है, विपक्ष के रवैये पर सवालिया निशान निश्चित तौर पर खड़ा होता है। आप देखें कि लोकतंत्र का मंदिर है संसद, और जब लोकसभा में किसी बिल पर चर्चा होती है तो पूरे देश के जो लोग हैं वो देखते हैं। खासतौर से जिन छात्रों ने प्रदर्शन किया था वो संसद के इस सत्र को देख रहे होंगे कि विपक्ष किस तरह की जो भूमिका है वो निभा रहा है। सरकार अगर किसी बिल को लेकर आई है तो उस बिल में अगर किसी तरह की कोई खामी विपक्ष को दिखाई देती है तो उन खामियों का जिक्र चर्चा के समय कर सकता था। अगर सरकार को कोई सजेशन देना था तो उस चर्चा के दौरान सरकार को सजेशन दे सकता था। लेकिन आप देखें कि बिल पर कम विपक्ष ने बात की और बिल से इतर जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर ज्यादा बात करते हैं। बिल्कुल, चलिए आप निगाहें रहेंगी राज्यसभा पर। राज्यसभा में 2 बजे जब इस बिल को पेश किया जाएगा और लोकसभा से भी उम्मीदें कही जा रही हैं कि जो जजों की संख्या से जुड़ा बिल है वो उस चर्चा के लिए आए। नीरज, आप इस तमाम अपडेट पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल संसद भवन से ये तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं और 3 राज्यों की बड़ी महत्वपूर्ण सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है और ये जो उपचुनाव है वो बड़ा बेहद महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये क्यों हो रहा है और इस समय पर क्यों हो रहा है ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि बिहार की बांकीपुर सीट है, गुजरात की मंजालपुर सीट है, वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट है। इन तीनों सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं और 9 बजे कितना मतदान हुआ है ये भी सामने आ चुका है। 3 राज्य 3 विधानसभा सीट प्रतिष्ठा दांव पर है। बांकीपुर
जो बिहार की सीट है दतिया मध्य प्रदेश की है, मंजालपुर जो है वो गुजरात की है। तीनों राज्यों में इस समय उपचुनाव हो रहे। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ के मतदान की प्रक्रिया जो है वो इस समय चल रही है। 3 अगस्त को मतगणना होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। कहीं त्रिकोणीय और कहीं आमने सामने की लड़ाई नजर आ रही है, कहीं बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने, और कहीं ये लड़ाई प्रतिष्ठा की आ रही है, कहीं थर्ड फ्रंट भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कहीं थर्ड फ्रंट खाता खोलने में कामयाब रहे तो उसका राजनीतिक करियर भी शुरू हो पाए। और ये सीट है बांकीपुर की सीट, जहां प्रशांत किशोर तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि उनका खाता खुल जाए और इस उपचुनाव के जरिए उनका राजनीतिक करियर इस पार्टी का जो है वो शुरू हो जाए। तो ये 3 राज्य 3 विधानसभा सीट जो है जिस पर आज उपचुनाव हो रहा है वो बांकीपुर है, दतिया है और मांझीपुर है। ये सीट्स है बिहार की, गुजरात की और मध्य प्रदेश की। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि किस किस के बीच क्या क्या मुकाबला यहाँ नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं 11 जुलाई हर खबर पर नजर में कि ये 3 सीटों पे आखिरकार कहाँ कैसी लड़ाई नजर आ रही है। ये देखिए मुख्य उम्मीदवार देखिए बांकीपुर सीट जो बिहार की सीट है, प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी से कोशिश की जा रही है कि ये थर्ड फ्रंट के जरिए अपना राजनीतिक करियर यहाँ उपचुनाव से शुरू कर पाए। इसके साथ रेखा गुप्ता जो है वो आरजेडी से है और साथ ही साथ नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी से। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। बांकीपुर सीट से प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर है। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि वो अपनी इस पार्टी के जरिए इस उपचुनाव में इस बांकीपुर सीट के जरिए अपना खाता खोल पाएं और अपने राजनीतिक करियर की यहां से शुरुआत कर पाएं। इसके साथ साथ अगर बांकीपुर सीट की बात करें तो जियोग्राफिकल लिहाज से भी बांकीपुर सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और इसके मुख्य उम्मीदवार बीजेपी है और कांग्रेस आरजेडी है और साथ ही साथ यहाँ प्रशांत किशोर की जन स्वराज है पार्टी है। यानी कि ये जो मुकाबला है इस समय त्रिकोणीय नजर आ रहा है और यहाँ इस समय मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 3 अगस्त को परिणाम घोषित किए जाएंगे और आज उपचुनाव के जरिए इस सीट पर मतदान जो है वो हो रहा है। साथ ही आपको दतिया सीट के बारे में भी बता देते हैं। मुख्य उम्मीदवार इसमें अगर बात करें तो घनश्याम सिंह कांग्रेस से है, वहीं आशुतोष तिवारी है। यानी कि यहाँ जो दतिया की सीट जो मध्य प्रदेश की सीट है, जिसे देश का दिल मध्य प्रदेश जिसे कहा जाता है, उसकी महत्वपूर्ण सीट दतिया है, जहाँ आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह की पर के बीच आमने सामने का मुकाबला नजर आ रहा है। फिर आ जाइए मांझलपुर, ये गुजरात की सीट है जहां जो उपचुनाव हो रहा है। यहाँ भीखाबाई रबारी जो कांग्रेस से है, उनके बीच उनके साथ जो मुकाबला है वो बीजेपी का साफ तौर पर नजर आ रहा है और सतीश भाई गोविंद भाई पटेल भाजपा से है। यहाँ इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। तो आज 3 विधानसभा सीट 3 राज्य कड़ा मुकाबला, कहीं त्रिकोणीय तो कहीं आमने सामने है उम्मीदवार और कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और कई ऐसे राजनीतिक बयानबाजी भी हुई है जब चुनाव प्रचार हुआ। ऐसे कई मुद्दे हैं जो राष्ट्र के मुद्दे हैं वो राज्य के मुद्दों पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जिसको लेकर आज जनता यहाँ इन उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर रही है, जिसका जो परिणाम है वो 3 अगस्त को आएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मदुरई जुड़ रहे हैं, पटना बिहार से वही श्रेयस जुड़ रहे हैं, दतिया से संजय जुड़ रहे हैं, मांझलपुर से। सबसे पहले पटना की बात करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं मदुरई से। मदुरई अगर 9 बजे की वोटिंग परसेंटेज को देखें तो अभी तक कितना मतदान वहां हुआ है और अगर कांटे की टक्कर की बात की जाए तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ गुजरात का रुख करते हैं और यहाँ हमारे आप देख रहे हैं कि हमारे साथ तीनों संवाददाता जुड़े हुए हैं, मदुरई जुड़े हुए हैं, श्रेयस जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं गुजरात की मांझलपुर सीट से आना चाहूँगी और वहाँ का पूछना चाहूँगी अभी इस समय चुनावी मिजाज किस तरीके का दिख रहा है, कितने मतदाता वहाँ पहुँचे, क्या परसेंटेज आ रहा है 9 बजे और 11 बजे का? चलिए मधुरेश के पास चलते हैं। मधुरेश, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ जो बांकीपुर सीट है बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है, त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। अभी फिलहाल कितने मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है वहां पर, और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो अभी तक कितना परसेंटेज हो चुका है मतदान का? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वोटिंग परसेंट की अभी तक की बात करें तो मात्र 4.61% मतदान जो है वो सुबह 9 बजे तक हुआ है, जो कि बेहद कम है।
जो वोटर्स हैं वो टर्न अप नहीं हो रहे हैं। और हालांकि जो पिछला आम विधानसभा चुनाव हुआ था 2025 का, उसमें सुबह 9 बजे तक 12.7% मतदाता जो थे वो 9 बजे तक उन्होंने मतदान कर दिया था। उस लिहाज से लगभग 3 गुना कम अभी तक वोटिंग हुई है, जो कि निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। जहां तक बात त्रिकोणीय मुकाबले की जाए तो जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा दिख रहा है। सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और प्रशांत किशोर के बीच दिख रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता का जो चुनाव प्रचार था, जो कैंपेन था, वही कहीं ना कहीं बहुत कमजोर दिख रहा था। कोई बड़ा चेहरा वहां पे नहीं दिखा। तेजस्वी यादव लगातार कैंपेनिंग के वक्त पर विदेश में थे। आखिरी के 2 दिन वो पटना पहुंचे और कोई बड़ी जनसभा या कोई बड़ी रैली नहीं की। हालांकि अगर बात करें जनसुराज के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर की, वो लगातार जमीन पर दिखे, लोगों से संवाद करते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो त्रिकोणियों के बजाय मुझे सीधा सीधा बीजेपी और जनसुराज के बीच लगता है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई कि जैसा आप कह भी रही थी कि कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा का भी विषय है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये पारंपरिक रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है। नितिन नवीन लंबे वक्त तक यहाँ से विधायक रहे। मधुरेश, आप हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन संजय भी हमारे साथ जुड़ रहे गुजरात से। संजय का रुख करेंगे। संजय, अगर वहां की बात करें, मांजलपुर सीट की बात करें, यहाँ कौन से चुनावी मुद्दे हावी रहे, और अगर यहाँ चुनावी प्रत्याशियों की बात करें तो वो उम्मीदवारों के बीच कितनी कड़ी टक्कर नजर आ रही है? संजय, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ हम आपसे मांजलपुर सीट के बारे में पूछना चाहेंगे, जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में कितनी कड़ी टक्कर नजर आ रही है, और कौन से वो चुनावी मुद्दे हैं जो मांजलपुर सीट पर इस समय हावी रहे हैं? बात करें तो वडोदरा के सीनियर धारासभ्य थे योगेश पटेल, उनकी देहांत की वजह से यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है। बात करें तो 2 ही प्रत्याशी है, एक योगेश पटेल की जगह पर सतीश पटेल को टिकट दी थी, और कांग्रेस के पूर्व एमएलए और मंत्री रह चुके भिखाभाई दबा को टिकट दी। दोनों के काफी टिकट टक्कर है। बात करते तो यहाँ 2,19,000 वोटर्स है इस क्षेत्र में, और 260 मतदान। तो मांजलपुर सीट आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। यहाँ हमारे संवाददाता संजय अब तक बता रहे हैं कि जो कांटे की टक्कर है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है, और कई ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जो मांजलपुर सीट पर इस बार हावी रहे। दतिया से हमारे साथ श्रेयस भी जुड़े हुए। श्रेयस, यहाँ हमने पटना की तस्वीर तो देखी, वहाँ वोटिंग परसेंटेज उतना अच्छा अभी तक नहीं रहा है। 9 बजे का 4% सिर्फ रहा है। दतिया का इस समय क्या हाल है? जी बिल्कुल, देखिए मैं शुरुआत और यही बोलूंगा कि पूरे देश में तो मानसून आ चुका है, लेकिन दतिया की बात करूं तो यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मियां हैं, जो चुनावी गर्मी है, वो अभी भी महसूस हो रही है। 9 बजे तक की बात करें तो 9 बजे तक जो है वो 10% वोटिंग हो चुकी थी, और अभी 11 बजे की अगर ताज़ा अपडेट जो चुनाव आयोग की तरफ से आया है उसकी बात करें तो अभी तक जो है 16.33% वोटिंग जो परसेंटेज है वो मतदान जो लोग हैं वो मतदान कर चुके हैं। 16% 3 लोग हैं उनका मतदान हो चुका है, और जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी अभी भी बहुत अच्छी चल रही है। लगातार जो है वो लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। टोटल जो है वो 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जो है सिर्फ दतिया की बात करें तो दतिया में जो है कम लमसम 2,20,000 जो मतदाता हैं आज वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और ये निर्णय करेंगे कि जो है आने वाले 3 तारीख को उनका जनप्रतिनिधि जो है वो कौन होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयस। तो अगर हम देखें बांकीपुर सीट पे नितिन नवीन के बाद जिस तरीके से वो सीट खाली हुई, उस पर अब ये सीट जो है कांटे की टक्कर हो गई है, प्रतिष्ठा की सीट हो गई है। देखना होगा कि कौन इस पर बाजी मारता है। वहीं दतिया में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो करीब करीब 10% इस समय हो चुका है। अच्छी एक परसेंटेज यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं गुजरात के मांजलपुर से बात करें तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तमाम जानकारियों के साथ मधुरेश, श्रेयस और संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर पे, हमारी हर खबर पर है पैनी नजर। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है। आइए देश और दुनिया की कुछ और खबरों पर रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर से पहुंचे प्रतिनिधि मंडल से करेंगे मुलाकात। दल में बस्तर पंडुम 2026 के विजेताएं शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय स्वायत्त पोत IASV त्रिवेणी के चालक दल से करेंगे संवाद। नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में होगा कार्यक्रम। आज नई दिल्ली में भारत ड्रोन एवं रोबोटिक्स मंथन 3.0 कार्यक्रम। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे शिरकत। CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का जवानों को बड़ा भरोसा, निडर होकर ड्यूटी करें, जिम्मेदारी वे खुद लेंगे। बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज पंजाब बंद का कई इलाकों में दिख रहा है असर। धार गौशाला से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जुम्मे की नमाज के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग से जुड़ा है मामला। सावन के पावन महीने की आज से शुरुआत। सुबह से देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। आज से कांवड़ यात्रा शुरू। 11 अगस्त तक शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर होते हैं रवाना। दुश्मन पनडुब्बियों की अब खैर रही। भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक पोत मछलीपट्टनम लॉन्च। अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी मार्वल टेक्नोलॉजी की बड़ी घोषणा। अगले 3 वर्षों में भारत में $250 मिलियन का करेंगे निवेश। भारत के एट द टॉप बुर्ज खलीफा की ऑनलाइन बुकिंग के लिए UPI सेवा शुरू। नियोपे और MR एंटरटेनमेंट के सहयोग से ये सेवा शुरू। अमेरिका का ईरान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमला। कल ईरान ने जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया था हमला। ऑस्ट्रेलिया ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। टेरर सपोर्टिंग पोस्ट से निपटने में नाकाम रहने पर कार्रवाई। जापान में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 23। कुमामोटो में आया था 7.1 तीव्रता का भूकंप। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 5वीं बार नहीं बदली ब्याज दरें। 3.5 से 4.25% के दायरे में बनाए रखी दरें। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा 100 मीटर दौड़ में भारत के दिलीप गावित ने जीता स्वर्ण। मोहम्मद बासिल ने रजत पर जमाया कब्जा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की करेंगे अगुवाई। रोहित यादव और जसप्रीत सिंह भी पेश करेंगे चुनौती। मुक्केबाज सचिन ने राष्ट्रमंडल खेलों में 60 किलोग्राम भार वर्ग में पदक किया पक्का। क्वार्टर फाइनल में मोरेमी को दी मात। महिला मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। साक्षी का भी पदक पक्का। शुभमन गिल वनडे में बने नंबर 1 बल्लेबाज। ICC की कल जारी हुई रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे गिल। और आइए, ये तो थी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आइए अब देख लेते हैं कि शेयर बाजार इस समय क्या कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हमारी स्टॉक मार्केट अपडेट में। चलिए, और उससे पहले आइए सीधा राज्यसभा की कार्यवाही का रुख करेंगे। ये ध्यान में रहे। श्रीमान बाबूराम निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। तो राज्यसभा की कार्यवाही इस समय जारी है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और आइए अब रुक करते हैं कि शेयर बाजार इस समय क्या कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं स्टॉक मार्केट अपडेट में। आइए ग्राफिक्स की तरफ आपको लेके चलेंगे और बताएंगे कि स्टॉक मार्केट आज कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी 50। चले ग्राफिक्स रुक करेंगे, वॉल की तरफ आपको लेकर चलेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज का बाजार दिख रहा है। आपको बता दें कि बढ़त के साथ इस समय सेंसेक्स और निफ्टी 50 दिख रहा है। वहीं निफ्टी बैंक में थोड़ा सा घाटा होता हुआ नजर आ रहा है।
सेंसेक्स बताएं तो आपको 77,669.23 पर इस समय कारोबार कर रहा है, बढ़त 14.62 के साथ। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो 24,266.25, यहाँ पर भी बढ़त दिख रही है 16.05 के साथ। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा घाटा होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा लेस कारोबार नजर आ रहा है, 56,913 पर यहाँ कारोबार कर रहा है, घाटा हुआ है 292 का। तो यहाँ ये देख रहे हैं हम कि आज का बाजार किस रूप में दिख रहा है। हालांकि जो बाजार है वो एक स्ट्रांग पोजीशन में इस समय नजर आ रहा है। आइए अब सराफा बाजार की तरफ लेके चलेंगे आपको। सोने चांदी का क्या भाव चल रहा है? सोना 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का अगर आज का आपको बताएं तो 1,41,580 पर इस समय सोना है 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी के भाव आपको बताएं तो 1 किलोग्राम का जो चांदी का भाव है वो है 2,15,850। यहाँ थोड़ा कम हुआ है 0.75% की कमी। वहीं सोना भी यहाँ थोड़ा कम हुआ है। तो सोना चांदी में हम देखें तो यहाँ हल्की सी गिरावट नजर आई है, और अगर शेयर बाजार की देखें तो वहाँ बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये है आज के स्टॉक मार्केट और सोने चांदी की ये अपडेट। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताते हैं कि पंजाब का हाल। पंजाब से ये बड़ी खबर आ रही है। पंजाब से बड़ी खबर ये है कि आज पंजाब बंद है। पंजाब में बंद का व्यापक असर दिख रहा है। बंद को जनता का व्यापक समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बरनाला की बात करें तो बरनाला में बाजार पूरी तरह से बंद है। मुक्तसर साहिब में दुकानें बंद हैं। बात करें अगर मनसा होशियारपुर में, वहां पर भी बाजार बंद नजर आ रहे हैं। तो पंजाब में इस तरफ जो है वो बंद नजर आ रहा है। वहीं अगर तरन तारण की बात करें, तरन तारण के सफाई कर्मचारियों ने यहाँ जताया है आभार, और बरनाला में लाठीचार्ज के विरोध में ये बंद का आह्वान किया गया। तो पंजाब में आज बंद का असर साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों में हम देखें तो बंद का असर यहाँ दिख रहा है, और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो इस बंद का असर है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो बरनाला में जो लाठीचार्ज है उसको लेकर यहाँ पंजाब में एक बड़ा असर दिख रहा है, और जनजीवन थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त वहाँ ज़रूर नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ देखिए दुकानें जो हैं, दुकानों पर इस समय ताले नज़र आ रहे हैं। बरनाला में बाज़ार पूरी तरीके से बंद है, कारोबार यहाँ ठप नज़र आ रहा है, व्यवसाय जो है उस पर बुरा असर पड़ा है। मुक्तसर साहिब में दुकानें यहाँ बंद हैं। तमाम ये दुकानों पर इस समय ताले नज़र आ रहे हैं, और आज दुकानें नहीं खुली हैं। मनसा होशियारपुर में भी बात करें तो यहाँ पर भी बाज़ार जो है वो बंद है। तो पंजाब के कई क्षेत्रों में आज बंद का आह्वान किया गया है। ये तस्वीरें मनसा की हैं। और तरन तारण की बात करें तो वहाँ सफाई कर्मचारियों ने आभार जताया है। तो अगर पंजाब में असर की बात करें बंद की, तो इस समय व्यापक असर दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया है। यहाँ लाठीचार्ज को लेकर देखिए ये तस्वीरें पंजाब पुलिस की, और जिसको लेकर यहाँ बंद का आह्वान किया गया है। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 7 दिनों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है। तो यहाँ एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है। बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज के बाद ये जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पुलिस से सवाल किया जा रहा है कि इससे लाठीचार्ज क्यों किया गया, और एक एक्शन टेकन रिपोर्ट यहाँ मांगी गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया इस पर, और एक रिपोर्ट मांगी है, नोटिस जारी किया है डीजीपी और मुख्य सचिव को कि ऐसे लाठीचार्ज क्यों किया गया, और उसकी वजह से आज पंजाब के कई जगहों पर बंद का आह्वान किया गया, और व्यापक असर यहाँ देखते हुए नजर आ रहा है। 7 दिन के भीतर ये एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है डीजीपी और मुख्य सचिव से, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट पेश करनी होगी कि आखिरकार लाठीचार्ज क्यों हुआ। बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज का ये पूरा मामला है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये मामला खबरों में बना हुआ है। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। जालंधर से गुरमीत जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। आइए गुरमीत का रुख करते हैं और उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। गुरमीत, हाँ, तस्वीरों के जरिए हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो बाजार है वो बंद है, कारोबार इस समय ठप पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मामला आखिरकार तूल पकड़ा कैसे है और अब क्या मांग की जा रही है? देखिए, मामला तूल ऐसे पकड़ा कि 22 जुलाई को जो सफाई कर्मी हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे बरनाला में। वहां पर अचानक से पुलिस पहुंचती है, पुलिस उनको हटाने की कोशिश करती है और उसके बाद लाठीचार्ज होता है। और लाठीचार्ज इतना जबरदस्त होता है कि वो महिलाएं भी नहीं देखती, वो किसी व्यक्ति को, बुजुर्ग को नहीं देखती, किसी को नहीं देखती, और बड़ा जबरदस्त लाठीचार्ज किया जाता है। और उसकी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। उसके बाद ये प्रदर्शन जो है वो सफाई कर्मियों का शुरू होता है। उनकी मांगे
ऑलरेडी चल रही थी, प्रदर्शन उनका ऑलरेडी चल रहा था 8 जुलाई से, मगर इस प्रदर्शन के बीच में पुलिस ये लाठीचार्ज करती है 22 जुलाई को, और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है और ये पॉलिटिकल मामला भी हो जाता है, सरकार के लिए बड़ी गले की फांस बन जाता है। अब इसमें लेटेस्ट यही है, जिस तरह से आप अभी बता रहे थे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस जारी किया पंजाब के डीजीपी को, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को, 7 दिनों में जवाब मांगा है। उसमें स्पेसिफिक जानकारी मांगी है, उसमें कितने एक्यूज्ड इस मामले में बनाए गए हैं, घटना कहां की है, कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, चार्जशीट कितने लोग हुए हैं, और इसके साथ ही कितने लोगों को, कितने जो जख्मी हैं उनको कंपेंसेशन दिया गया है। तो इस तरह के कॉलम बनाए गए हैं और यह भी कहा गया है कि इस मामले में यदि 7 दिनों के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर पर्सनली जो है इन अधिकारियों को कमीशन के सामने पेश होना होगा। और ये ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने ही अभी जो है नोटिस जारी किया है, इससे पहले पंजाब अनुसूचित जाति आयोग, पंजाब महिला कमीशन की ओर से भी नोटिस जारी किया गया, सुमोटो लिया गया और एसएसपी से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई। राज्य सरकार की तरफ से क्या कोई इस मामले को गंभीरता लेती हुई नजर आ रही है? क्या राज्य सरकार, क्या वहां से कोई प्रतिक्रिया आई है किसी मंत्री के द्वारा? देखिए, प्रतिक्रिया ऐसी है कि 22 जुलाई के बाद जैसे जैसे ये मामला तूल पकड़ा, एक पॉलिटिकल स्नोबॉल हुआ और जो प्रदर्शन है, जो पंजाब बंद की कॉल दी गई, तो उससे ठीक पहले 2 दिन पहले ही पंजाब के लोकल बॉडी मिनिस्टर है हरजोत सिंह बैस, जो कि कोइंसिडेंटली शिक्षा मंत्री भी हैं, जिनके बारे में हम पेपर लीक मामले को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पंजाब के जितने भी सफाई कर्मी हैं उनका जो मानदेय है वो 10,500 से बढ़ाकर 20,500 रुपए किया जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने खुद ही ऐलान किया कि सफाई कर्मियों की जो हड़ताल है अब खत्म होती है। उन्होंने तो ऐलान कर दिया, मगर सफाई कर्मियों ने ऐलान नहीं किया कि हमारी हड़ताल खत्म होती है। पंजाब में जितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जितने जिलों में हैं, म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, वहां पर अलग अलग, ये कोई ऑर्गेनाइज सर्विस तो है नहीं, इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल के द्वारा जितने भी सफाई कर्मी भर्ती किए जाते हैं वो अपने स्तर पर, जिला स्तर पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो उनका प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। मांगे जो है 2 तरह की है, एक मांगे इमीडिएट मांगे जो कि इस लाठीचार्ज से जुड़ी हुई है। इनकी मांग है कि जो दोषी पुलिस कर्मी है उन पर बनती कार्रवाई की जाए। अभी तक सिर्फ एक डीएसपी को सस्पेंड किया गया है, मगर बाकी के जो पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, पुलिस कर्मचारी इन्वॉल्व थे, उन पर इमीडिएट एक्शन हो, क्रिमिनल केस रजिस्टर हो, कंपेंसेशन दिया जाए जितने भी जख्मी लोग थे, और इसके साथ ही सफाई कर्मियों के ऊपर जो पुलिस ने केस रजिस्टर किया है उन केसों को वापस लिया जाए। और जो ये मांगे हैं, दरअसल मांगे और थी, जो 8 जुलाई से लगातार प्रदर्शन सफाई कर्मियों का चल रहा था, उसमें सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, आउटसोर्स पर भर्ती किए गए मुलाजिम हैं, उनको पक्का किया जाए। इसके साथ ही जो आउटसोर्स पर रखे गए मुलाजिम हैं उनको कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के बराबर तनख्वाह दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको जो है रिक्रूट किया जाए, बड़े स्तर पर जो है रिक्त पोजीशंस पड़ी हुई है, पक्की भर्ती है इस पूरे सफाई कर्मियों की। प्रदर्शन के दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद अब जो वहां की अनुसूचित जाति आयोग की जो संस्थान है उसने स्वतः संज्ञान लिया है, वहां तलब किया गया है, मांगा गया है, नोटिस जारी किया गया है और उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिरकार सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ और इसका असर बाजारों पर दिखने को आज मिल रहा है। गुरमीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी मिसाइल हमले की कोशिश के एक दिन बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे शक्तिशाली जवाब बताया और कहा कि यह कार्रवाई मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए की गई है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि तेज होती जा रही है जंग का ये दायरा अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से। और ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान की ओर से दागी गई सभी मिसाइलों को पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था। इसके साथ पिछले सप्ताह की बात करें तो वार्ता की संभावना के चलते रोके गए अमेरिकी हमलों के बाद ये पहली सीधी सैन्य कार्रवाई है जिससे क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। तो ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी आई है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ एक बार फिर से तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब आपको ग्राफिक्स का रुख करते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका और ईरान के बीच ये जो संघर्ष है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए अमेरिका का जवाबी हमला, अमेरिका ने ईरान पर किए हैं एयर स्ट्राइक। वार्ताओं का दौर चला और एक संघर्ष विराम भी आया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से यहाँ जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ इसलिए जा रहा है क्योंकि ईरान का जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने भी कार्रवाई करी। यानी कि एक बार फिर से दोनों के बीच तनाव नजर आ रहा है। सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये शक्तिशाली जवाब था और साथ ही अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा को बताया कारण, और इस वजह से ये हमला अमेरिका ने ईरान की तरफ किया है और ये जवाबी कार्रवाई की गई है। ईरानी मिसाइलों को पहले ही इंटरसेप्ट कर दिया गया, यानी कि ईरानी मिसाइलें तमाम तरीके से आ रही हैं अमेरिका की तरफ और उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका यहाँ क्या कड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, क्या वार्निंग दी है ट्रंप ने, क्या चेतावनी दी है, ये आपको बताते हैं। इस हमले के बीच ट्रंप की ईरान को चेतावनी आई है। अमेरिकी ठिकानों पर हमले का जवाब दिया जाएगा और कड़ा जवाब दिया जाएगा, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। सैनिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ कह रहे हैं कि सैनिकों के प्रति हमारी जो सुरक्षा है वो सबसे पहले है और उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े वो हम करेंगे। रणनीतिक हितों की रक्षा का संकल्प यहाँ ट्रंप लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी ईरान को एक बार फिर जारी की जा रही है। IRGC ने हमले की जिम्मेदारी ली है, यानी कि ईरान ने जो हमले किए हैं उसकी वहाँ जो जांच एजेंसियां उसने ये ज़रूर इसकी जिम्मेदारी ली है और अब ट्रंप की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। लेकिन अगर वैश्विक बाजार की बात करें, तेल बाजार की बात करें, तो जैसे ही संघर्ष बढ़ा है इसका असर तेल बाजार पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड 8% से ज़्यादा उछल गया है। ये अमेरिका की कड़ी चेतावनी के बाद और जिस तरीके से एक बार फिर से एयर स्ट्राइक हुई है, कच्चे तेल $90 प्रति बैरल पार कर जा चुके हैं। ट्रंप के हमले रोकने से आई थी राहत, यानी कि ट्रंप ने जब ये हमले रोके थे तो कच्चे तेलों का दाम जो है वो गिरा था, लेकिन फिर से ये तेलों के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। नए हमलों से फिर बढ़ी है बाजार में चिंता और अस्थिरता यहाँ फिर से देखने को मिल रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट बना है बड़ा जोखिम, यानी कि वहाँ जहाँ से तेल आता है कई देशों तक पहुँचता है हॉर्मुज, ईरान जिसको लेकर कहीं ना कहीं हॉर्मुज को लेकर अपना दबदबा बनाए रखा है और अमेरिका की जो एयर स्ट्राइक हुई है फिर से उसको लेकर हम देख रहे हैं कि तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश का रुख करते हैं और अखिलेश से जानते हैं कि अखिलेश, एक बार फिर से लग रहा है कि संघर्ष जो है वो तनावपूर्ण हो गया है और जिस तरीके से दोनों तरफ से यहाँ एयर स्ट्राइक हो रही है, ट्रंप की चेतावनी आ रही है, किस ओर जाता हुआ दिख रहा है अब ये संघर्ष? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो संघर्ष है थमने का नाम नहीं ले रहा है और जो पूरी तरह से सूत्रों से खबर आ रही है वो यही आ रही है कि ईरान इस मसले पर अमेरिका को थका देना चाहता है और उनको थका देने की नीति ऐसी है, इस रूप में है कि जो पड़ोसी देश है ईरान के, पूरा जो वेस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं या कुछ लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, ये पूरा मिडिल ईस्ट जो है, जो अगर ईरान के अलावा देखें तो वो सारे जो है अमेरिकन एलाई हैं, अमेरिका के सहयोगी हैं और इसकी वजह से उनके यहाँ काफ़ी विकास हुआ है। विकास के पैमाने काफ़ी बड़े हुए हैं, चाहे तो जॉर्डन हो या UAE हो या बहरीन हो या सऊदी अरब हो, सबके अंदर एक विकास काफी बड़ा हुआ है। ईरान जबकि उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया और इसकी वजह थी कि ईरान ने अपने आप को दुनिया से अलग थलग कर लिया था। परमाणु हथियार संवर्धन, परमाणु जो उनका जो न्यूक्लियर जो है संवर्धित यूरेनियम, उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। अब जो लगता है कि कई बार बातें हो रही है, सीज फायर अनाउंस हो रहा है और दूसरी बार भी जब सीज फायर अनाउंस हुआ था उस बार भी बढ़ा है और चेतावनी आई है। आखिरकार क्या कारण रहा, क्या तूल पकड़ा जिसको लेकर दोनों तरफ से इस समय एक दूसरे को धमकियां दी जा रही है?
यही मैं बताने जा रहा था कि इस बार जो हुआ है कि सीज फायर फिर से एक बार कायम हो गया। उसमें यह बताया गया कि 45 दिनों तक तकरीबन वो लोग सीज फायर को कायम रखेंगे। लेकिन इस बीच में ईरान ने कल जॉर्डन पे हमला कर दिया। जॉर्डन में जो अमेरिकी बेस है, उसके अलावा इजिप्ट ने जो है वहां पे एक टैंकर पे, ऑयल स्टोरेज टैंकर है इजिप्ट का, उस पर हमला हुआ। हालांकि ईरान ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना यही जा रहा है कि वो भी ईरान का ही काम हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ईरान इस बहाने दो काम कर रहा है। एक तो कि अमेरिका को पूरी तरह थका देना चाहता है, और दूसरी तरफ वो जो है वो परमाणु मसले पर किसी भी तरीके से बातचीत को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा है। और तीसरा एक और जो छुपी हुई रणनीति है, वह रणनीति है कि ईरान इस पूरे इलाके का एक तरीके से मुखिया के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाह रहा है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक बहाना है, बल्कि पूरी रणनीति ईरान की है कि इस जो तनाव बढ़ा है उसका असर वैश्विक तेल बाजारों पर साफ तौर पर देखने को मिला है। एक बार फिर से जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई है, एक बार फिर से जो कच्चे तेल के दाम है वो बढ़ गए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है, कई फीसदी 8% का इजाफा यहाँ देखने को मिल रहा है। तो तेल बाजारों में साफ तौर पर अस्थिरता नजर आ रही है अखिलेश। निश्चित तौर पे देखिए, ईरान जो कमजोर नब्ज है पूरी दुनिया की, वो कमजोर नब्ज है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, एक तो उसको रोकने की वजह से तेल की पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही है जो पहले होती थी, और उसके कारण अन्य जो इलाके हैं उन पर भी दबाव बढ़ गया है। और इसकी वजह से जो वो पूरा तेल का जो एक कांग्लोमरेशन है वो अपने दाम बढ़ा देते हैं, और वो दाम बढ़ा देते हैं जिस पर कि कोई नियंत्रण नहीं होता जब तक कि कोई मिलकर एक समझौता इस तरीके का न हो कि अगर कहीं से आपूर्ति बाधित हो रही है तो वो अपने दाम नहीं बढ़ाए। क्योंकि देखिए, उसमें उनको आपूर्ति करने में या उनको तेल निकालने में कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन स्थिति यह होती है कि वो इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। तो ये जो उधर का एक कांग्लोमरेशन है, उस कांग्लोमरेशन पे भी पूरी दुनिया को दबाव बनाने की जरूरत है। जी चलिए आगे देखना होगा कि किस ओर ये जो संघर्ष है ईरान और अमेरिका के बीच वो लेता हुआ नजर आता है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगली अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख करेंगे और बादलों से निकलती हुई ये आग से जुड़ी खबर है, और धधक रहे हैं इससे जंगल। जी हाँ, ये जो जंगल धधक रहे हैं वो है स्पेन और फ्रांस के। जहां हम कभी सुनते थे कि उत्तरी अमेरिका में जंगलों में आग लगती थी, लेकिन यहाँ स्पेन और फ्रांस, दो देशों के घने जंगल इस समय आग की चपेट में है। आपको बता दें कि दक्षिण यूरोप इन दिनों भीषण जंगलों की आग से जूझ रहा है। फ्रांस, स्पेन और ग्रीस में आग ने बड़े इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। फ्रांस के गिरोंद क्षेत्र में लगी आग पेरिस शहर से 4 गुना बड़े इलाके तक इस समय फैल गई है। फ्रांस के गिरोंद इलाके में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए आपको बता दें कि 2200 से ज्यादा दमकल कर्मी और 20 से ज्यादा विमान तैनात किए गए हैं, लेकिन आग पर काबू पाना बड़ी चुनौती बन गया है। अब तक बता दें 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, और तेज गर्मी, सूखा और हवाओं से राहत कार्यों में मुश्किल पैदा हो रही है, क्योंकि जैसे ही तेज हवाएं चलती हैं आग और धधकती है, क्योंकि ये बादलों से निकलने वाली आग है। और प्रशासन ने कई इलाकों में नई निकासी आदेश जारी कर दिया है। यूरोप में बढ़ती गर्मी और सूखे ने जंगलों को आग के लिए बेहद संवेदनशील बना दिया। हमने देखा था कि किस तरीके से जो गर्मी है उसने इस बार अगर यूरोप को सबसे ज़्यादा सताया है, कई रिकॉर्ड यहाँ टूटते हुए नजर आए, और उसी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का ये परिणाम है कि जंगल इस समय धधक रहे हैं आग से। फ्रांस में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक सूखे घास, झाड़ियां और जंगलों की नमी खत्म होने से आग तेजी से फैल रही है। तो तेज हवा, गर्मी और सूखे ने मुसीबत और चुनौती दोनों यहाँ बढ़ा दी है। कई दमकल कर्मी जो है वो आग बुझाने में इस समय लगे हुए हैं, लेकिन स्पेन और फ्रांस के जंगल इस समय धधक रहे हैं। और आस्था का महीना सावन की शुरुआत आज से हो चुकी है। बम बम भोले के जयकारे लगाए जा रहे हैं शिवालयों में। पूरे देश भर में इस समय आस्था की धूम नजर आ रही है, क्योंकि शिवालयों में आज से हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे हैं। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है। देश भर के तमाम शिवालय इस समय आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गाजियाबाद, देवघर, दिल्ली, ये तमाम जो मंदिर है इस समय भक्तों की भीड़ से और हर हर महादेव के जयकारों के साथ गूंज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी मंदिर जाके पूजा अर्चना की है, शिवलिंग पर जल अर्पित किया है, रुद्राभिषेक किया है, और बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारे पूरी देश में इस समय गुंजायमान है। हाँ, लंबी लंबी कतारें भक्तों की देखी जा रही हैं, और हर
भक्त के मन में बस यही है कि शिवालय जाकर वहाँ शिव जी पर जल चढ़ाया जाए और सभी के लिए, सभी की खुशी के लिए मनोकामना मांगी जाए। तो आज से सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। पहला सोमवार 3 अगस्त को आने वाला है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है, जिसके लिए जो कांवड़ यात्रा का जो रास्ता होता है, वहाँ जो राज्य उसके साथ जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो, वहाँ तमाम तरीके की तैयारियां भी की गई हैं। तो हमने देखा तस्वीरों के जरिए कि कैसे सावन के महीने की आज से शुरुआत हो गई है और शिवालयों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है, भक्तों का सैलाब, श्रद्धा का सैलाब नजर आ रहा है और एक अद्भुत तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन अब जो वक्त हो चला है 11 बजे लाइव हर खबर में नजर का, वो है खेल से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स लाइव में। स्पोर्ट्स लाइव में सबसे पहले खबर होगी राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी हुई, जहां बात करेंगे ग्लासगो में कैसे हो रहा है भारत का जय हो। मिशन ग्लासगो 2026 यानी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन इस समय जारी है। बात करते हैं पुरुषों की T47 100 मीटर दौड़ की, जहां भारत ने स्वर्ण और रजत दोनों पदक जो हैं वो जीत लिए हैं। दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं बात करें मोहम्मद बासिल मोसिंगनाथ की, तो वहां 10.83 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता है। इससे पहले मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। इसके साथ ही वह राष्ट्रमंडल खेल में लंबी कूद में 2 पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक मिलने के बाद भारत के कुल पदकों की संख्या अब 15 हो गई है। भारत के खाते में अब 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। पदक तालिका में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के लिए अब तक 3 स्वर्ण पदक मीराबाई चानू, शर्मिला ढाकर और दिलीप महादू गावित ने जीते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत लगातार परचम फहराता हुआ नजर आ रहा है और हमने देखा कि संसद में भी लोकसभा स्पीकर ने जिन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक या दूसरे पदक जीते हैं उनको शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के 7वें दिन भारत के शानदार प्रदर्शन के बाद अब 8वें दिन भी भारतीय दल से कई पदकों की उम्मीद की जा रही है। फिर चाहे वो एथलेटिक्स हो, ट्रैक साइकिलिंग हो या फिर वेट लिफ्टिंग हो, कई पदक स्पर्धाओं के साथ साथ अहम क्वालिफिकेशन मुकाबले भी खेले जाएंगे। भारत के लिए दिन की शुरुआत प्रवीण शंकर के डेकाथलॉन अभियान से होगी। पिछली स्पर्धा में चोटिल होने के बाद वे मैदान में उतरेंगे। वहीं ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की अगुवाई करने वाले हैं। कई उम्मीदें नीरज चोपड़ा से लगाई जा रही हैं। उनके साथ रोहित यादव और जसप्रीत सिंह भी चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भारत के खिलाड़ी पुरुषों की ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन और 400 मीटर सेमीफाइनल में भी हिस्सा लेंगे। देर रात होने वाले एथलेटिक्स सत्र में महिला डिस्कस थ्रो में दीदी काना और सीमा से पदक की उम्मीदें रहेंगी। तो राष्ट्रमंडल खेलों में कई उम्मीदें की जा रही हैं। आज कई ऐसे प्रतिस्पर्धाएं खेली जाएंगी जहां भारत से बहुत उम्मीदें की जा रही हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको आइए बताते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में किस तरीके से भारत का प्रदर्शन इस समय देखने को मिल रहा है। तो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में अगर आज की बात करें, यानी कि आज है 8वां दिन, भारत की नज़र कई पदकों पर होने वाली है। कई प्रतिस्पर्धाओं में आज भारत अपनी भागीदारी दिखाएगा। वहां नीरज चोपड़ा करेंगे भाला फेंक क्वालिफिकेशन की अगुवाई। वहीं रोहित यादव और जसप्रीत से भी उम्मीद की जा रही है, ये उतरेंगे मैदान में। तो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की अगुवाई नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन से होगी और प्रवीण शंकर डेकाथलॉन में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। वहीं ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन में भारतीय खिलाड़ियों से यहाँ बहुत उम्मीदें हैं। तो उम्मीदें हैं कि भारत जो है यहाँ पर भी पदक जीतता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर सुमरजीत सिंह खेलेंगे यहाँ और वहीं अनिरुद्ध कजूर 200 मीटर सेमीफाइनल में दिखाएंगे अपना दम। इसके साथ बात करें अगर महिला डिस्कस थ्रो की, तो भारत की पदक की उम्मीद यहाँ डिस्कस थ्रो में की जा रही है महिला खिलाड़ियों से। इसके साथ अगर 8वें दिन की बात करें तो पारुल चौधरी 5000 मीटर फाइनल में उतरने वाली हैं, यानी कि जो रेस होने वाली है उसमें पारुल चौधरी से यहाँ उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इसके साथ ट्रैक साइकिलिंग में असम जे सागर पर इस समय निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जिससे भारत की उम्मीदें हैं इस समय। आज का दिन बेहद खास होने वाला है। वेट लिफ्टिंग की बात करें तो 2 और पदकों की उम्मीद की जा रही है। वेट लिफ्टिंग में पहले ही हम कई पदक जीत चुके हैं, तो ऐसे में और भी जो वेट लिफ्टिंग से जुड़े खेल हैं उससे यहाँ पदक की उम्मीद की जा रही है। तो अगर आज की बात करें तो आज जो 8वां दिन है उससे कई उम्मीदें हैं।
ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की। इसी के साथ अगर बात करें 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर की, तो ये थी आज की 11 बजे लाइव हर खबर पे नजरों में ये महत्वपूर्ण खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। इसी के साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार। तेजस्विनी में इस बार करवाएंगे आपकी मुलाकात उस पार्श्व गायिका से जो सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली आवाजों में शामिल है। एक ऐसी आवाज जो दशकों से हमारे जीवन को सुरों से सजाती आई है। My mom was my everything. She was my critic, मेरा हौसला, मेरी ताकत, मेरी कमजोरी, सब कुछ। जो भी गाती हूँ मोस्टली नेचुरल गाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने जब कलावंजन में परफॉर्म किया था तब मैं सिर्फ 10 साल की थी। लोग सब सुन के एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे। जो मिल गया उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, नहीं मिला उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। संसद में नहीं थम रहा विपक्ष का हंगामा। व्यवधान के चलते लोकसभा कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में विपक्ष का वॉकआउट। जेपी नड्डा ने कहा विपक्ष की भूमिका नकारात्मक, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार।
चाक चौबंद व्यवस्था के बीच बांकीपुर, दतिया और मांझलपुर विधानसभा सीटों पर